शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं होती, यह सिर्फ ध्यान मांगती है, इसे रटने की जरूरत नहीं होती। हेलो गाइस, मैं लव प्रकाश गोम में आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। जैसा कि आप सबको पता है कि जेट 2022 का बैच स्टार्ट हो गया है। आपके एग्रीकल्चर की क्लास रोजाना शाम को 6 बजे लगने वाली है। इस क्लास से आपके जेट की तैयारी हो जाएगी, आपके आईसीएआर की तैयारी हो जाएगी, आपके बीएचयू की तैयारी हो जाएगी। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सबकी तैयारी आपके इस क्लास से होने वाली है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड जरूर कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहां पर आपको मिलने वाला है जेट 2022 का कंप्लीट कोर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। मैंने बताया था कि आपकी जो जेट में जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपके सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी है, जिससे आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपके हॉर्टिकल्चर है, जिससे भी आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा भाग आपके एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन विज्ञान का है, इससे आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले हम एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ने वाले हैं, पशुपालन विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। इसका सिलेबस भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। मैं आपसे बस इतना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। मैंने आते सबसे पहले कहा है कि शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं होती है, यह सिर्फ ध्यान मांगती है, इसे रटने की जरूरत नहीं होती है। इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं, अगर आपका पूरा फोकस इस बोर्ड पर रहा ना तो आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ इसी क्लास में आपको याद करवा के जाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दे, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। तो आइए बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन विज्ञान की। यहां पर मैंने 1 नंबर लिखा हुआ है ताकि आपको वीडियो ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी पहली क्लास है, दूसरी क्लास में 2, तीसरी में 3, 4, इस तरीके से इस सीक्वेंस चलने वाला है। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है, जेट 2022 एनिमल हस्बेंड्री के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियोस अच्छे से देख सकते हो। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ाने वाला हूं, मतलब बिल्कुल जीरो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एंड तक जाएंगे। तो आइए बिल्कुल क्लास स्टार्ट हम कर देते हैं। एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन विज्ञान, जो पशुपालन विज्ञान है इसको भी मैं आपको 4 पार्ट में पढ़ाने वाला हूं। मतलब पहला पार्ट जो हमारा होगा, बड़े ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एलपीएम। क्या पढ़ाऊंगा? एलपीएम मतलब समझ गए, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या पढ़ाने वाला हूं? लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसको हिंदी में पशुधन प्रबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पशुधन प्रबंधन। इसके बाद दूसरा पार्ट में आपको पढ़ाने वाला हूं वेटेनरी साइंस का। किसका पढ़ाने वाला हूं? वेटेनरी साइंस। और वेटेनरी साइंस में क्या पढ़ेंगे जरा बोल दो भाई। जैसे कि पशुओं में जो रोग होते हैं, जो पशुओं के लिए जो औषधियां दी जाती है, वो सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। अभी डिटेल में बताऊंगा, पहले समझ लो 4 पार्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तीसरा पार्ट हमारा होगा डीटी का। डीटी मतलब डेयरी टेक्नोलॉजी, दुग्ध विज्ञान में आपको पढ़ाने वाला हूं। और फोर्थ मैंने इसको एक प्रबंधन या अदर करके एक टॉपिक मैंने बनाया है। इसमें जितने भी एनिमल हस्बेंड्री के, मतलब इन टॉपिक के अलावा जो भी टॉपिक बचेंगे उनको हम अदर में पढ़ेंगे। आइए थोड़ा सा इनको डिटेल में आपको बता देता हूं। एलपीएम मतलब लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसके अंदर जितने भी आपके पशु हैं, जैसे कि आज इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से पशु है, कौन सी नस्लें हैं, सब कुछ आपको याद हो जाएगी। जैसे कि गाय हो गया है, गाय हमारी माता है। भैंस हो गया है, बकरी हो गया है, वैसे बकरी आपके सिलेबस में नहीं है। भेड़ है, ऊंट है, ये सब कुछ जितनी भी नस्लें हैं ये सब मैं आपको एलपीएम में पढ़ाने वाला हूं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद आता है वेटेनरी साइंस। अच्छा सर, वेटेनरी साइंस में क्या पढ़ाओगे? तो वेटेनरी साइंस में जैसे पशु में कोई रोग होता है, उसके लक्षण हमें नजर आते हैं, फिर हम उपचार करते हैं,
उपचार से भी काम नहीं चलता तो टीकाकरण लगवाते हैं, रोकथाम करते हैं, वो सारा का सारा औषधियां देते हैं, वो सब कुछ मैं आपको वेटेनरी साइंस में पढ़ाने वाला हूं। और आप सबको पता होगा इस बार वेटेनरी साइंस के जो आपके 7 क्वेश्चन आए थे बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आप बोल सकते हो, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा एक एक टॉपिक को। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा डीटी में आपको पढ़ाऊंगा। सर डीटी क्या है? डेयरी टेक्नोलॉजी, दुग्ध विज्ञान। ये जो डेयरी टेक्नोलॉजी है ये टॉपिक आपके मैं बता दूं कि केमिस्ट्री के अंदर भी दे रखा है। किसके अंदर दे रखा है? केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री में भी आपको पता है कि आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, केमिस्ट्री में टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, बट इसके अंदर जो एजी केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो कितने हैं? 10 क्वेश्चन है। तो एजी केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन भी मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। जैसे कि कुछ पोर्शन डीटी का है, कुछ सोइल साइंस का है, फर्टिलाइजर का है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ इसमें ही पढ़ा दूंगा, मतलब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर। ऐसे ही बायो के भी 10 क्वेश्चन आते हैं आपके, एग्रीकल्चर बायोलॉजी करके, जिसमें रोग वगैरह पूछे जाते हैं किसके? फसलों के, वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मतलब मैं पूरा का पूरा आपको 60 क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूं। मतलब 40 क्वेश्चन तो आपके एग्रीकल्चर, प्योर एग्रीकल्चर, 10 क्वेश्चन आपके एजी केमिस्ट्री के हो जाएंगे, और इसके अलावा 10 क्वेश्चन आपके बायो के हो जाएंगे, एजी बायो के हो जाएंगे। तो 60 क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं इन वीडियो से। मैं चाहूंगा कि आप क्लास रोजाना अटेंड करें, ठीक है। तो डेयरी टेक्नोलॉजी में जैसे कि क्या पढ़ेंगे भाई? दूध पढ़ेंगे, छाछ पढ़ेंगे, पनीर पढ़ेंगे, खोआ पढ़ेंगे, जो भी आपके दे रखा है सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा अदर में क्या लोगे सर? एनिमल हस्बेंड्री में। तो अदर में जैसे कि पशु की उम्र की गणना हो गया है, पशु का भार ज्ञात करना हो गया है, पशु को क्या राशन देना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, प्रेग्नेंट काऊ को क्या खिलाएंगे, जो कृषि के लिए जो बेल काम में लिए जाते हैं उनको कितना चारा डालेंगे, कब कब डालेंगे, क्या क्या खिलाएंगे, वो सब कुछ मैं आपको किसके अंदर पढ़ाने वाला हूं भाई? अदर के अंदर। जैसे कि दूध निकालने की विधियां हो गई है, वो सब कुछ हम अदर में पढ़ेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला है एलपीएम, दूसरा वेटेनरी साइंस, तीसरा डेयरी टेक्नोलॉजी, और फोर्थ है अदर। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एलपीएम को, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं। अब आप बिल्कुल एक नोटबुक लेके जरूर बैठना भाई। आजकल क्या है, फैसिलिटी ज्यादा मिल रही है, मतलब नोट्स हमें बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन उन नोट्स का कोई फायदा नहीं है। आप जब उनको पढ़ोगे ना, वो ज्यादा समय तक आपको याद नहीं रहेंगे। जब एग्जाम देने आप जाओगे तब सब भूल जाओगे। तो नोट्स आप खुद अपने हाथों से बनाओगे ना तो ज्यादा आपको याद रहेगा। आप सब 10th क्लास पढ़ के आए हो। 10th में एक चैप्टर था आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके, जो एनसीईआरटी की बुक है 10th साइंस की, उसमें एक चैप्टर आपके दे रखा है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। उससे आपने सीखा होगा कि हमें लिखा हुआ ज्यादा याद होता है। अगर आप आपके हैंड से लिखते हो तो वो आपके हैंड से लेकर आपकी पूरी बॉडी को पता है सारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन उसमें वर्क कर रहा है, तो आपको ज्यादा याद होगा। इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आप एक रजिस्टर, एक नोटबुक लेके बैठे ताकि उसमें नोट करते रहे। आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपने आगे के 5-10 मिनट तो ऐसे ही बातें करने में निकाल दिए। नहीं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे ना तो आपकी क्लास बिल्कुल परफेक्ट चलने वाली है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए एलपीएम स्टार्ट कर रहा हूं। एलपीएम, अच्छा पूरा नाम भी लिख देता हूं भाई मैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे? पशुधन प्रबंधन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे भाई? पशुधन प्रबंधन। अच्छा, पशुधन प्रबंधन में क्या क्या पढ़ेंगे? तो देखो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो एनिमल हमारे पास है वो क्या पढ़ेंगे? गाय पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरा एनिमल में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? भैंस पढ़ाने वाला हूं। तीसरे नंबर पे वैसे बकरी आती है, बकरी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं बकरी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है जिनमें बकरी भी आती है, तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा अगला एनिमल हम ले लेते हैं भेड़, में आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके अलावा अगला हम ले लेते हैं ऊंट। तो आपके सिलेबस में 5 एनिमल दे रखे हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है। अब इन पांचों में कौन कौन सी नस्लें हैं जो आपके सिलेबस में दे रखी है, ये मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको भी याद रहेगा कि हमें कौन कौन सी नस्लें पढ़नी है। याद कर लेना अभी के अभी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गाय की नस्लें देखेंगे, फिर भैंस की देखेंगे, उसके बाद बकरी की देखेंगे, भेड़ की देखेंगे, ऊंट की देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए गाय।
बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं। जो गाय है इसकी नस्लें आपके सिलेबस में कितनी है, तो इसकी नस्लें आपके सिलेबस में दे रखी है करीबन करीबन 9 नस्लें आपके सिलेबस में हैं। कितनी नस्लें हैं? 9 नस्लें हैं। आइए कौन कौन सी नस्लें हैं देख लेते हैं। सबसे पहले नस्ल आपके दे रखी है जैसे कि नागौरी, हो सकता है नंबर इधर उधर हो जाए, है ना, नागौरी है। इसके अलावा आपके थार पारकर दे रखी है। इसके अलावा आपके गिर दे रखी है। इसके अलावा आपके राठी दे रखी है, भाई याद करो मेरे साथ, ठीक है। इसके अलावा आपके हरियाणवी दे रखी है। इसके अलावा आपके कौन कितनी हो गई? नागौरी, थार पारकर, गिर, राठी, हरियाणवी। इसके अलावा आपके मेवाती दे रखी है। इसके अलावा आपके मालवी दे रखी है। आओ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपके एच एफ मतलब समझ गया, हॉलिस्टन फ्रीजियन दे रखी है। इसके अलावा आपके कौन सी दे रखी है भाई? जर्सी दे रखी है। जरा गिनो कितनी नस्लें हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 नस्लें हैं जो आपके सिलेबस में हैं। मेरे साथ एक बार बोलो, ये नस्लें आपको याद होनी चाहिए। एक गाय की नस्लें हैं। कई बार एग्जामिनर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इनमें से गाय की नस्ल कौन सी है, इनमें से गाय की नस्ल कौन सी नहीं है। अगर हमें नस्लों के नाम ही याद नहीं होंगे तो हमारा एक क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा ना। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इस सिलेबस को याद कर ले। नागौरी, थार पारकर, गिर, राठी, हरियाणवी, मेवाती, मालवी, हॉलिस्टन फ्रीजियन और जर्सी, ये तो गाय की नस्ल में आपको पढ़ाने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? भैंस की। गई भैंस कहां पे? पानी में। अरे जाने दो उसको, आप नस्लें याद करो। क्या याद करो? नस्लें। कौन कौन सी नस्लें हैं और कितनी नस्लें हैं? तो आपके सिलेबस में 6 नस्लें दे रखी है। कितनी नस्लें दे रखी है भाई? 6 नस्लें। कौन कौन सी है आओ देख लो। सबसे पहले आपके दे रखा है मुर्रा, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। और सूरती दे रखी है। और कौन दे रखी है? बोलते चलो भाई, भदावरी, ठीक है। आगे बढ़ो। इसके अलावा महसाना दे रखी है। इसके अलावा आपके कौन सी दे रखी है भाई? नीली रावी है। इसके अलावा कौन सी है? जाफराबादी है। कौन सी है? जाफराबादी है। तो ये 6 नस्लें, 6 हो गई ना, गिन लो। 1 2 3 4 5 6, 9 नस्लें गाय की और 6 नस्लें आपके भैंस की। इसके अलावा बकरी भी दे रखी है आपके, जमनापुरी है, बीटल है, टोगनबर्ग है। ये 4 नस्लें करीबन करीबन आपके बकरी की हैं। तो बकरी आपके सिलेबस में नहीं है जेट में, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम तीसरे नंबर पे भेड़ की नस्लें। किसकी बात करेंगे? भेड़। बोलो भाई सिप, ठीक है। अब इसकी कितनी नस्लें दे रखी है? तो भेड़ की करीबन करीबन आपके सिलेबस में 8 नस्लें हैं। कैसे याद करेंगे उसकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है, बस आप ट्रिक याद कर लो। आओ देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक है मामा, क्या बोलना है आपको? मामा बोलना है। मामा, फिर बोलना है आपको चोकरो, ठीक है। बोलते हैं ना राजस्थान में लड़के को चोकरो बोलते हैं, तो मामा चोकरो। अवी अवी, क्या बोलना है? अभी अभी को आप बोलोगे अवी अवी। कहां गए हो? जैसलमेर गए हो। मामा चोकरो अवी अवी जैसलमेर, जैसलमेर में गयो। क्या बोलोगे? जैसलमेर में गयो। अगर ये लाइन आपने याद कर ली ना तो आपको भेड़ की 8 नस्लें याद होगी। भाई सिंपल लाइन है, बहुत सिंपल ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बोलो मामा चोकरो अवी अवी जैसलमेर गयो। अब जानने वाले को कौन रोक सकता है? तो आओ नस्लें याद करते हैं, हमें नस्लों से मतलब है। पहले मां का मतलब है मारवाड़ी, क्या बोलोगे भाई? मारवाड़ी। और दूसरे मां का मतलब है मालपुरा, क्या बोलना है? मालपुरा। और चो मतलब है चोकला, क्या मतलब है? चो मतलब चोकला है। और करो मतलब कराकुल आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कराकुल आपको याद रखना है। और अभी मतलब आपको क्या याद रखना है? बोलो। अरे अवी वस्त्र आपको याद रखना है। दूसरे अवी का मतलब आपको अविकालीन याद रखना है। क्या याद रखना है? अविकालीन। और जैसलमेर से क्या याद रखोगे?
जैसलमेरी, और में से क्या याद रखोगे, मेरिनो, क्या याद रखोगे, मेरिनो याद रखोगे। और सर गयो से क्या याद रखे, अरे जाने वाले को आज दिन तक किसी ने नहीं रोका तो हम भी नहीं रोकेंगे, इस पे गोला लगा दो, हमारी ट्रिक में इसका कोई मतलब नहीं है। गिन लो, 8 नस्लें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नस्लें तो आपके भेड़ की हैं, ठीक है। इसके अलावा 9 नस्लें आपके गाय की है, इसके अलावा भेड़ की आपके भैंस की आपकी कितनी नस्लें दे रखी है, 6 नस्लें दे रखी है। इन नस्लों को अच्छे से आपकी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि एक एक नस्ल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके ऊंट भी दे रखा है, ऊंट कौन कौन सा है, तो आओ देख लो, ऊंट भी लिख लो भाई। यहाँ पे ऊंट को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, केमल बोलते हैं। ऊंट की भी एक छोटी सी ट्रिक, कोई ट्रिक वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो, बीजे मैना लिख लो, क्या लिख लो, बीजे मैना। अब देखो जो बी है इसका मतलब आप याद रखोगे बीकानेरी, क्या याद रखोगे, बीकानेरी। इस जे का मतलब आप याद रखोगे जैसलमेरी, क्या याद रखोगे, जैसलमेरी आप याद रखोगे। मैं मतलब आप याद रखोगे मारवाड़ी, और ना मतलब आप याद रखोगे नाचना। तो ये आपके ऊंट की नस्लें सिलेबस में दे रखी है। ये है आपके एनिमल हस्बेंड्री एलपीएम, इसमें सारा का सारा आ गया है। सिर्फ मैंने बकरी नहीं लिखी है क्योंकि आपके जेट के सिलेबस में बकरी नहीं है, फिर भी मैं आपको बकरी पढ़ा दूंगा। कौन कौन सी नस्लें पढ़ाऊंगा एक बार बता देता हूं, जैसे कि मैं आपको जमनापुरी पढ़ाऊंगा, मैं आपको टोगनबर्ग पढ़ाने वाला हूं, इसके अलावा बीटल पढ़ाने वाला हूं, इसके अलावा बारबरी। अगर आप चाहो ना तो यहाँ नोट कर सकते हो भाई, ठीक है। इधर नीचे तो जगह है नहीं, तो मैं यहाँ पे 5वां 5th नंबर लगा के लिख देता हूं बकरी, बकरी, ठीक है। गॉट, जो गोट की अगर मैं बात करूं तो भाई कितनी नस्लें हैं, जरा आप ही बोल दो, मैंने अभी 3-4 बार बोल दिया, याद हो गई होगी आपको। देखो जमनापारी है, कौन है भाई, जमनापारी है। इसके अलावा कौन है, बारबरी है। इसके अलावा कौन है, बीटल है। इसके अलावा कौन है, टोगनबर्ग है। तो ये 4 नस्लें आपके सिलेबस में हैं। अगर टोटल इन नस्लों को गिनोगे ना आप, तो 9 तो हमारे पास ये हो गई, आप गिन के बताना, मुझे कमेंट कर देना। 6 ये हो गई, 8 हमारे पास ये हो गई है, 4 हमारे पास ऊंट की हो गई है, और 4 ही हमारे पास बकरी की हो गई है। ये है आपका पूरा का पूरा एलपीएम। अगर आपका पूरा फोकस रहा, सारी की सारी क्लासें आपने अटेंड की, तो एलपीएम से आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, एक भी नंबर में आपका नहीं कटने दूंगा। बस मुझे आपका साथ चाहिए, आपका पूरा सपोर्ट चाहिए कि आपका फोकस बोर्ड पर बनाए रखें। तो ये सिलेबस था एलपीएम का। अब मैं यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं गाय को, काऊ को, गाय हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका, भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना, मैं बिल्कुल साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से और नोट कर लो, और हेडिंग लगा लो गाय हमारी माता है, ठीक है। बोला जाता है ना गाय के लिए भाई, गाय माता गोमती खेड़ो गणेश, भैंस रांड भूतनी और पाडो पटेल, गाय के लिए बोलते हैं। ऐसी कविता आपने सुनी होगी। अब मैं पूरा एलपीएम मिटा देता हूं क्योंकि मैं पूरा बोर्ड यहां पे काम में लेने वाला हूं, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो, अच्छे तरीके से आप एक एक चीज को समझ सके। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, कौन सा एनिमल, भाई मैं आपको गाय पढ़ा रहा हूं। अब गाय जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसके अन्य नाम हम देख लेते हैं, जैसे कि गाय को क्या क्या बोला जाता है, जरा बोलते चलना आप। क्या गाय को गोधन बोलते हैं, अरे बोलो गोधन। क्या आपको याद है गाय को गो माता का दर्जा भी दिया गया है, क्या बोला जाता है, गाय, गोधन, गो माता। इसके अलावा मवेशी, अच्छा मवेशी जो शब्द है ना, ये गायों के लिए है, याद रखना। इसके अलावा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, काऊ बोलते हैं सर। इसके अलावा क्या बोलते हैं इंग्लिश में सर, केटल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केटल बोलते हैं। तो देखो ये इतने सारे नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गाय के नाम है। क्वेश्चन गाय से आ सकता है, गोधन से आ सकता है, गौ माता से आ सकता है, मवेशी से आ सकता है, काऊ से आ सकता है, और केटल से आ सकता है। अब आपने देखा होगा कि जो गायें हैं ये भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। अच्छा कौन कौन सी होती है, तो गाय आपके एक तो देसी गाय होती है और एक विदेशी गाय होती है। सर इन दोनों में डिफरेंस कैसे करें, तो बड़े ध्यान से समझना। देखो आपने गाय को तो देखा ही होगा, सबने देखा है गाय को।
अगर गाय कुछ इस तरीके से आपको नजर आए, समझ गए? ये क्या है? ये है हम्प। ये क्या है भाई? हम्प है। इसको हम कूबड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूबड़ या थुआ भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम है, सारे नाम मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको गाय कुछ इस प्रकार की नजर आए, मतलब समझ लो, अब यहां पर इतना ज्यादा कोई कूबड़ नहीं है, समझ लो ना, कूबड़ है ही नहीं, इसमें कूबड़ नहीं है, बस थोड़ा सा शेप है। ये विदाउट कूबड़ है। ये क्या है? विदाउट हम्प। ठीक है, और ये हम्प्ड है। इसको पूरा हम्प्ड कर लो इंग्लिश में, है ना। ये क्या है? हम्प्ड है, मतलब इसमें कूबड़ पाया जाता है। अब देखो, ये जो गाय है ये कौन सी है? तो ये देसी गाय है। कौन सी गाय है? ये देसी गाय है। और इसके अलावा इस गाय की मैं बात करूं तो ये कौन सी गाय है? विदेशी गाय है। क्या है? विदेशी गाय है। अच्छा, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको तो बोला जाता है इंडियन काउ। क्या बोलते हैं? इंडियन काउ। और इनके लिए आप एक शब्द प्रयोग में लोगे, एग्जोटिक ब्रीड्स। क्या बोलोगे? एग्जोटिक ब्रीड्स आप बोलोगे। कूबड़ है किसमें? देसी में कूबड़ है, इसमें कूबड़ नहीं है। अब देखो, आप 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, आपने बोटनिकल नेम पढ़े होंगे। अच्छा, बोटनिकल नेम किसके होते हैं? फसलों के। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हमारे गायों भैंसों का बोटनिकल नेम होगा? कमेंट करो जल्दी से। बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बॉटनिकल नेम फसलों का होता है, इनका क्या होगा? जूलॉजिकल नेम होगा। अरे आपने देखा होगा ना कि आपके जो बायोलॉजी है इसकी भी दो ब्रांच आप पढ़ने वाले हो। एक तो आप पढ़ने वाले हो कौन सी? बॉटनी। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, जिसमें आप वनस्पति के बारे में, मतलब फसलों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हो। दूसरी ब्रांच आपके कौन सी है? जूलॉजी, मतलब समझ गए, जीव विज्ञान। तो जियो मतलब यहाँ फसलों के लिए तो बीएन नाम हम काम में लेंगे, मतलब बॉटनिकल नेम। और यहाँ पर हम क्या काम में लेंगे? जंतुओं के लिए जेड-एन, जूलॉजिकल नेम काम में लेने वाले हैं। तो ऐसे ही इनका भी जूलॉजिकल नेम होगा भाई, कुछ न कुछ तो आओ मेरे साथ बोलोगे, मेरे साथ याद करोगे, और अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। जो कूबड़ वाली गाय होती है, मतलब जो देसी गाय है, जो इंडियन काउ है, इसका बॉटनिकल नेम होता है बॉस इंडिकस। यहीं पे लिख देता हूं और आप भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। क्या बोल रहा हूं मैं? बॉस इंडिकस बोल रहा हूं। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, ये बॉस और ये इंडिकस। बोलो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, इसका नाम क्या होगा? क्या इसका भी बॉस इंडिकस होगा? क्या नहीं, इसका होगा बॉस टॉरस। क्या होगा? बॉस टॉरस। स्पेलिंग याद रखना अच्छे से। हिंदी में भी आप इसको क्या लिखोगे? बॉस टॉरस ही लिखोगे। क्या लिखोगे? बॉस टॉरस। तो देखो, ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक नॉर्मल, वैसे आप आंखें बंद करके भी पहचान सकते हो कि कौन सी गाय देसी है और कौन सी गाय विदेशी है। सर आंखें बंद करके कैसे? अरे किसी गाय के सामने जाना और उसके पीछे वाले इस पे, ठीक है, अरे किसी गाय के सामने जाना और उसके पीछे वाले इस पे, ठीक है, हाथ रखना और हाथ इस तरीके से घुमा देना। अगर हाथ सीधा निकल जाए तो विदेशी गाय है, और अगर आपने हाथ ऐसे घुमाया उछलता हुआ निकले तो समझ जाना कि ये देसी गाय है, क्योंकि कुबड़ है। और जो हमारे भारत देश के किसान हैं, कौन सी गाय को कृषि में काम में लेते हैं? तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा? अरे देसी कुबड़ वाली, क्योंकि बिना कुबड़ के कैसे गाड़ी बैल चलेगा भाई, ये तो पता है ना आपको। आगे से तो भगवान ने बनाया है और पीछे से इंसान ने बनाया। गाड़ी बैल जानते हो सभी, उसमें भी जो बैल होते हैं हकाई के लिए जो कलपनी आती है, सब में, ठीक है ना, क्या काम में, मतलब देसी गायों के जो बैल होते हैं उनको काम में लिया जाता है। तो ये तो नॉर्मल बात हो गई, दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन, इनका परिवार, जैसे कि फसलों का परिवार होता है, अनाज वाली फसलों का परिवार क्या होता है? ग्रेमिनी होता है। दलहनी फसलों का परिवार क्या होता है? लेग्यूमिनेसी होता है। क्या इनका भी परिवार होता है? बिल्कुल होता है। इनका परिवार है बोवेडी। क्या है भाई परिवार? अगर मैं बात करूं फैमिली, किसकी बात कर रहा हूं? फैमिली की बात कर रहा हूं। तो क्या लिखोगे आप? बोवेडी। और बोवेडी क्या है भाई? बोवेडी ये गायों भैंसों का परिवार है। आपके जो भी मैंने एनिमल बताए ना यहाँ पे, पांचों एनिमल, सॉरी पांचों नहीं, सिर्फ चारों,
मतलब जो ऊंट है उसका परिवार कैमेलिडी होता है और जो 4 पशु हैं उनका परिवार बोविडी होता है। तो याद करना अच्छे तरीके से, ये मैंने समझाने के लिए इतने बड़े फॉर्मेट में आपको समझाया, आप सीधा सीधा लिखोगे। आओ कैसे लिखोगे मैं ये भी आपको बता देता हूं ताकि आपके एक अच्छे तरीके से नोट्स तैयार हो सके। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आप इनका पीडीएफ बना के इनको बाद में पढ़ सको। आओ आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं, किसकी बात करने वाला हूं? अच्छा, ये गाय का बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी कोई नस्लें वस्लें नहीं आई है। इतना इंट्रोडक्शन बता दूंगा कि कोई सा भी एग्जाम दे लेना, आपका क्वेश्चन सही होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि जो गाय है सर ये 2 प्रकार की है और दोनों के जूलॉजिकल नेम आप अलग अलग लिख सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन सी गाय, देसी गाय मैंने आपको बताई, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने इंडियन काऊ बोला। बोलो याद हो रही है कि नहीं हो रही? याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमने इसको क्या बोला, इसको हमने कुबड़ वाली गाय बोला। क्या बोला? कुबड़ वाली गाय बोला, जिसमें कुबड़ पाया जाता है, मतलब जिसमें हम्प्ड है। अब इसका बॉटनिकल नेम क्या था, सॉरी जूलॉजिकल नेम है ना, जूलॉजिकल नेम क्या है इसका? बोल दो जरा, बोलो बोलो। बॉस इंडिकस है सर। क्या है? बॉस इंडिकस। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, हिंदी वाले भी होंगे, तो दोनों टर्म में यहाँ पर काम में लेने वाला हूं। इसको इस तरीके से लिख लेना भाई, बॉस इंडिकस। क्योंकि देखो अगर पेपर में जैसे कोई ऑप्शन गलत आ गया है तो इंग्लिश का ही मान्य होगा, इसलिए आप जब भी पेपर दो कोई सा भी, तो इंग्लिश वाला पेपर, इंग्लिश वाला क्वेश्चन जरूर देखा करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने क्या बताया? परिवार, फैमिली। अच्छा, परिवार तो दोनों का एक ही है। क्या है परिवार दोनों का? एक बोवेडी है। क्या है? बोवेडी, बोवेडी। बोलो भाई, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? याद हो ही जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी गाय कौन सी बताई? अब आप ही बोलोगे यार, है ना, मैं कितने समय से बोल रहा हूं। आप बोलो कौन सी गाय है दूसरी? सर विदेशी, विदेशी गाय है। और विदेशी गाय को क्या बोलते हैं? एग्जोटिक, एग्जोटिक ब्रीड मैंने बोला यहां पर। ठीक है, अच्छा इसका जूलॉजिकल नेम क्या बोला? इसका जूलॉजिकल नेम बोल दो, बॉस, बॉस, बॉस टॉरस, बॉस टॉरस। याद रखोगे, ये लो भाई हिंदी में, बॉस टॉरस। परिवार वही है, बोवेडी। क्या है? जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा, इसलिए लिख लिख के याद करने की आदत डाल लो आज से। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं भाई क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं गायों में। क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या, जैसे कि गुणसूत्र होते हैं ना हमारे फसलों में भी होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, आपको आंसर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है। जो गेहूं हम खाते हैं, जो गेहूं हम खाते हैं, ये द्विगुणित हैं या त्रिगुणित हैं या षटगुणित हैं या सभी हैं? एक क्वेश्चन समझ में आया? चलो मैं लिख देता हूं। जो वीट हम खाते हैं ये कौन सा खाते हैं? ऑप्शन नंबर ए द्विगुणित, द्विगुणित। ठीक है, डिप्लॉइड। और ऑप्शन बी आपको दे रहा हूं मैं चतुर्थ, चतुर्गुणित। ठीक है, चतुर्गुणित। और इसके अलावा ऑप्शन सी में आपको दे रहा हूं षट गुणित। और ऑप्शन डी में आपको दे रहा हूं उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। क्या दे रहा हूं? ऑल ऑफ दीज। आपको राइट आंसर देना है। इंग्लिश में डिप्लॉइड, ठीक है, ये टेट्राप्लॉइड और ये हेक्साप्लॉइड और ये ऑल ऑफ दीज। आप सभी स्टूडेंट, मैं चाहूंगा कि आप जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो ना, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दे, चाहे गलत हो या सही हो, क्योंकि गलत दोगे तो सही पता चलेगा और कुछ आंसर ही नहीं दोगे तो फिर आपको ज्यादा याद नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो आओ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो एक गाय का क्लासिफिकेशन अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम गाय के बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आपने बहुत सारी गायें एक साथ बैठी हुई देखी होगी। ठीक है, पेड़ के नीचे गर्मियों में, तालाब वगैरह जहां पे होता है, जहां पे पेड़ होता है, बहुत सारी गायों का एक झुंड होता है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो गायों का झुंड होता है या जो ग्रुप ऑफ काउ हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो एक एक टर्म को अच्छे से समझना। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूं भाई? समूह ले रहा हूं। जो गायों का जो समूह होता है इसको हम क्या बोलते हैं? आंसर दे दो। तो इसको हम बोलते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं, हर्ड। अच्छे से याद रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। बात समझ में आ रही है? हर्ड, हर्ड। गायों का जो समूह है उसको हर्ड बोलेंगे, जो भैंसों का समूह है उसको भी हर्ड बोलेंगे। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
बात कर लेते हैं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं प्रौढ़ नर की। अच्छा, प्रौढ़ नर क्या होता है? तो इसको बोलते हैं अडल्ट मेल की मैं बात कर रहा हूं। अडल्ट मेल को क्या बोलेंगे भाई, जरा बता दो तो क्या बोलते हैं? अरे सांड नहीं बोलते क्या? बोलते ना खा खा के सांड हो गया है, मतलब जो उसको प्रौढ़ नर हैं, प्रौढ़ नर मतलब समझ गए, अरे शादीशुदा की बात कर रहा हूं मैं, जो प्रौढ़ नर हैं इसको आप क्या बोलोगे? बुल बोलोगे। क्या बोलोगे? बुल। अच्छा, सांड भी बोलते हैं, तो लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैं यहां पर बात करूं, ये तो प्रौढ़ नर हो गया, अब मैं बात करूंगा प्रौढ़ मादा की। अरे बोलो, किसकी बात करूंगा? प्रौढ़ मादा। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? इसको अडल्ट फीमेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अडल्ट फीमेल। अच्छा, इसको क्या बोलोगे? मतलब शादीशुदा है तो गाय, जिसको आप गाय बोलते हो ना, वो क्या है? अडल्ट। क्या है भाई? अडल्ट फीमेल है, तो आप इसको क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे गाय, बोलोगे गाय। ठीक है, गाय या फिर काऊ बोलोगे। क्या बोलोगे? या फिर काऊ। अरे थोड़ा ये मार्कर का सिस्टम बस आप समझते रहना, लिखते रहना। ठीक है, ये देख लो काऊ, और यहां पे हमने इसको लिख दिया है गाय। ये टर्म आपसे पूछी जाती है, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने समूह बताया जिसको हमने हर्ड बोला है, इसके बाद प्रौढ़ नर बताया जिसमें मैंने बुल बोला है जिसको, इसके अलावा प्रौढ़ मादा बताया जिसको मैंने गाय बोला है। आओ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहां पर मैं बात करने वाला हूं किसकी? वयस्क नर की। अब वयस्क नर को क्या बोलोगे? आंसर दे दो फटाफट। देखो, इसको इंग्लिश में आप बोलोगे यंग मेल। क्या बोलोगे? यंग मेल बोलोगे। और इसको हम बोलेंगे क्या? देखो, इसको बोलेंगे, देखो यहां पर नर, अब नर तो आपको पता है प्रौढ़ नर, वही बुल, तो इसको हम लिखेंगे बुल। और जो बच्चा होता है, वयस्क मतलब जवान होता है, ठीक है ना, तो एक तरीके से हम इसको बोलेंगे बुल कॉफ। क्या बोलेंगे? बुल कॉफ, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, इसको हम बछड़ा बछड़ी बोलते हैं, उसी की बात कर रहा हूं, उसको हम कॉफ बोलते हैं। तो आप वयस्क नर को क्या बोलोगे? बुल कॉफ बोलोगे। आओ नोट कर लेते हैं इधर, बुल कॉफ। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? आओ आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू आप लाइक और शेयर करते रहना इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, उतना ही अच्छा कंटेंट आपको यहां पर मिलने वाला है। और हाँ, आप मुझे इस वीडियो के नीचे अपना ओपिनियन जरूर दें, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपको लगता है मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए, मेरा इतना ही मकसद है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे वयस्क नर हो गया, अब तो सर वयस्क मादा भी आएगी। हाँ भाई, क्यों नहीं आएगी? तो वयस्क मादा को क्या बोलेंगे? मतलब समझ गए, यंग फीमेल को क्या बोलेंगे? अरे इसको बोलेंगे हीपर। क्या बोलेंगे? हीपर बोलेंगे, हीपर। याद रखना, ये हीपर बोलोगे आप। कहीं पे हीपर कॉफ भी लिखा हुआ मिले ना तो कंफ्यूज मत हो ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे हीपर कॉफ भी लिख देता हूं, और इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं। ये देखो, हीपर कॉफ। बोलो, बातें समझ में आ रही है? आओ आगे बढ़ते हैं। ये तो देखो समूह हो गया, प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ मादा हो गई, वयस्क नर हो गया, वयस्क मादा। अब बच्चे को छोड़ देंगे क्या? एक बात बताओ, बच्चा भी तो हमें याद होना चाहिए ना। तो क्या होता है, जो गाय का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हो आप? एक बात बताओ, क्या पाडा बोलते हो क्या उसको? नहीं बोलते। क्या बकरा बोलते हो क्या उसको? नहीं बोलते। क्या किड बोलते हो क्या उसको? क्या बोलते हो? आंसर दो फटाफट। उसको हम बोलेंगे कॉफ। क्या बोलेंगे? कॉफ बोलेंगे। तो आओ लिख लो, मैं बात कर रहा हूं गाय का बच्चा। किसका बच्चा? गाय का बच्चा, जिसको चाइल्ड, है ना, चाइल्ड वैसे इंसानों के लिए होता है, समझाने के लिए लिख दिया मैंने। तो इसको आप क्या बोलोगे? कॉफ बोलोगे। क्या बोलोगे? कॉफ। इसीलिए तो सबके पीछे हमने यहाँ पे देखो दोनों के पीछे कॉफ लगाया। क्या बोलना है भाई? कॉफ बोलना है, कॉफ। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? याद हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है तो वापस हो जाएगा, मैं रिवीजन करवाऊंगा इसका। तो ये तो क्या हो गया है भाई? बच्चा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि गायों में जो प्रजनन क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन में कुछ इस तरीके के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, काविंग, सर्विंग, टपिंग, लैम्बिंग। अब ये आपको याद होना चाहिए, तो आओ याद करो। मैं बात कर रहा हूं किसकी? प्रजनन क्रिया की मैं बात कर रहा हूं। ये देखो, प्रजनन क्रिया। अच्छा, क्वेश्चन में सर प्रजनन क्रिया नहीं मिला
तो फिर आपको मिलेगा मैथुन क्रिया। क्या मिलेगा? मैथुन क्रिया। और सर मैथुन क्रिया भी नहीं मिला तो क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा समागन, समागन क्रिया। क्या मिलेगा? समागन क्रिया। इसके अलावा इसको आप क्या बोलोगे? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। क्या बोलोगे? रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब बताओ क्या बोलोगे इसको? इसको बोलेंगे सर्विंग। अरे बोलो क्या बोलेंगे? सर्विंग बोलेंगे। याद हो ही जाना चाहिए आप सबको। सर्विंग बोला हमने किसको? मैथुन क्रिया को। गाय में मैथुन क्रिया को सर्विंग कहा जाता है। अब जब मैथुन क्रिया होगी, गर्भधारण होगा, उसके बाद बच्चा पैदा होगा, और जो बच्चा होगा तो बच्चा देने की क्रिया आपसे पूछी जाएगी। तो आओ देखो यहां पर, बच्चा देने की क्रिया। अब बताओ बच्चा देने की जो क्रिया है उसको क्या बोलोगे? तो कौन बच्चा दे रही है? काऊ बच्चा दे रही है, तो क्या बोलोगे? काविंग बोलोगे। क्या बोलोगे? काविंग। अच्छा सर अगर भैंस बच्चा देगी इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? भाविंग। नहीं नहीं, उसको भी काविंग आप बोलोगे। याद रखना। तो यहां पर जो बच्चा देने की क्रिया है उसको क्या बोलोगे भाई? काविंग बोलोगे। काविंग। क्या बोलोगे? काविंग बोलोगे। ये देखो, ये मैंने आपको जो गाय भैंसों के अंदर जो टर्म काम में ली जाती है वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी है। आइए फटाक से 2 मिनट में याद करवा देता हूं। गाय अगर किसी ग्रुप में बैठी है, बहुत सारा समूह बैठा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हर्ड। क्या बोलेंगे? हर्ड बोलेंगे। प्रौढ़ नर है अगर तो बुल बोलेंगे, खा खा के सांड हो गया है। प्रौढ़ मादा मतलब अडल्ट फीमेल, इसको काव या गाय बोलेंगे। वयस्क नर यंग मेल, इसको बुल कॉफ बोलेंगे। वयस्क मादा इसको हिपर कॉफ बोलेंगे। बच्चा इसको कोह बोलेंगे। प्रजनन क्रिया मैथुन क्रिया, समागन क्रिया, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, इसको हम सर्विंग बोलेंगे। बच्चा देने की क्रिया इसको हम क्या बोलेंगे? काविंग बोलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे तरीके से, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। भाई समझ में तो आ रहा है आप सभी को? आओ आगे बढ़ते हैं। ये तो नॉर्मल बातें हुई, अभी हमारे गाय स्टार्ट नहीं हुई है, अभी नस्लों पे नहीं पहुंचे हम। ये बेसिक है, मैंने कहा ना बिल्कुल बेसिक से, जीरो से पढ़ाऊंगा, जीरो से पढ़ाऊंगा, तभी आप हीरो बनोगे और हीरो बना के ही आपको छोड़ूंगा। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब देखो, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गाय की गर्भकाल अवधि होती है, क्या होती है? गर्भकाल अवधि, इसको क्या बोलेंगे? मतलब कितने दिन की होती है? इसको इंग्लिश में जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। भाई लिख देता हूं, जेस्टेशन पीरियड। याद रखोगे। अच्छा, जो गाय में गर्भकाल अवधि होती है कितने दिन की होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, कहीं किसी किताब में आपको 281 मिलेगा, किसी में 280 मिलेगा, किसी में 284 मिलेगा, किसी में 285 मिलेगा। अब मैं यहाँ 281 लिखा हूं, आप बोलोगे सर 280 था, 284 लिखा हूं, आप बोलोगे 285 था। तो मैं आपको लिखवा रहा हूं 280 से लेकर 285 दिन आपको याद रखना है। अगर बिल्कुल औसत आपको याद रखना है तो 281 दिन आप याद रख सकते हो। तो ये तो बात हो गई किसकी? जेस्टेशन पीरियड की, गर्भकाल अवधि की। अच्छा, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है ऐसे ही गायों का भी होता होगा? जी बिल्कुल होता है सर, इनका भी शारीरिक तापमान होता है। अच्छा कितना होता है बता दो। तो आओ देखो, बस फोकस बनाए रखो आप, वीडियो में सब कुछ याद होगा आपको। मैं बात कर रहा हूं किसकी? शारीरिक, शारीरिक तापमान, जिसको क्या बोल रहे हैं? बॉडी टेम्परेचर। अच्छा ठीक है, कितना होता है? आंसर दो फटाफट जल्दी से। तो ये होता है, कितना होता फटाफट जल्दी से? तो ये होता है, कितना होता है? आंसर दो फटाफट जल्दी से। 38.5 डिग्री सेल्सियस। सर आपने तो 38.5 लिखा दिया, लेकिन एग्जामिनर फ़ारेनहाइट में पूछ ले, वो भी निकालना बताऊंगा, लेकिन अभी तो आप याद कर लो फ़ारेनहाइट में कितना? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोलो याद रखोगे? ये क्या हो गया है? बॉडी टेम्परेचर हो गया है। किसका? गाय का। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर नाड़ी की गति। भाई जैसे आपको पता है ना, जब हमें बुखार आता है तो डॉक्टर क्या चेक करता है? हाथ पकड़ता है,
वो देखता है कि गर्म हो रहा है कि ठंडा, गर्म हो रहा है तो बुखार, नहीं ऐसा नहीं है। वो आपके यहाँ जो पल्स है, इस पल्स की रेट पता करता है कि इसकी नाड़ी की गति कितनी चल रही है, कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। ऐसे ही गाय भैंसों में भी नाड़ी की गति होती है, सब बताऊंगा, बस अभी सुनते चलो। मैं बात कर रहा हूं किसकी, नाड़ी गति की। और जो नाड़ी गति है इसको क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्स रेट। अच्छा कितनी होती है, तो ये होती है 40 से 50 बार प्रति मिनट। मतलब उसकी जो स्पीड है ना 1 मिनट की, वो कितनी बार, 40 से 50 बार प्रति मिनट। तो लिख लो भाई यहां पे 40 से 50 बार, 50 बार प्रति मिनट, इस तरीके से लिख दिया। समझ में आ गया ना, ठीक है। अच्छा मेरा क्वेश्चन, हम इंसानों के अंदर नाड़ी की गति यहां होती है, अच्छा गाय भैंसों में नाड़ी की गति कहां होती है और उस नाड़ी को क्या बोलते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कहां होती है, मैं आपके लिए 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में कि कहां पर होती है गाय में नाड़ी और उसका नाम क्या है। चलो आओ इधर समझो। जो गाय में नाड़ी की गति जो देखी जाती है, ये देखी जाती है कौन सी धमनी से, उस धमनी का नाम है कॉक्सिजियल। क्या नाम है, कॉक्सिजियल धमनी के द्वारा पता किया जाता है। अच्छा अब कॉक्सिजियल धमनी कहां पर होती है, तो ये होती है पूंछ में। कहां पर होती है भाई, पूंछ में होती है। ये देखो इधर, तो यहां लिख लेना पूंछ। और पूंछ में भी कहां पे, जो आंतरिक सिरा होता है ना, जैसे सपोज करो मैं पूंछ बना ही देता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, आओ समझ लो, ठीक है। ये जो पूंछ है, ये देखो ये पूंछ, ठीक है, इस पूंछ में यहां पर इस तरीके से पूंछ पकड़ता है जो वेटरनरी डॉक्टर होता है, और यहां से पता करता है, यहां होती है कॉक्सिजियल धमनी, और ये कितनी बार चलती है, तो ये 40 से 50 बार चलती है। आओ आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई किसकी गति, हो गई भाई नाड़ी की गति हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कहां पर, श्वास दर की बात कर लेते हैं कि श्वास दर कितनी होती है गाय में। आओ देख लो इधर, श्वास दर। अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसको रेस्पिरेशन रेट बोलते हैं। आर लिख दो ना भाई, रेस्पिरेशन रेट। और ये कितनी बार होती है, तो 20 से 25 बार। कितनी बार, 20 से 25 बार प्रति मिनट। 20 से 25 बार प्रति मिनट क्या होती है भाई, नाड़ी की गति होती है, सॉरी किसकी गति होती है, श्वास दर। अच्छा से श्वास दर कैसे पता करेंगे भाई, मैंने अभी थोड़ा सा नाड़ी बोला था तो उसको देख लेना। नाड़ी ऊपर वाला मैंने बताया 40 से 50 बार प्रति मिनट, तो कॉक्सिजियल धमनी के द्वारा पता करते हैं। श्वास दर की अगर मैं बात करूं कि गाय भैंस 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेती है, तो कितनी बार लेती है, 20 से 25 बार श्वास लेती है। सर ये कैसे पता करेंगे, अरे बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, उसकी जो नाक है उसके सामने जो आपका हाथ है जाके लगा देना, फिर गिनना 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको पता चलेगा 1 मिनट में 20 से 25 बार उसकी क्या चल रही है, श्वास दर चल रही है। हाथ गंदा हो जाए तो साबुन से धो लेना बाद में। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं, नाड़ी की गति हो गई है, श्वास दर हो गई है। अब हम बात करेंगे यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके वेटेनरी साइंस के हैं, जैसे कि प्यूबर्टी, यौन आरंभ कब स्टार्ट होता है गायों के अंदर। अच्छा यौन आरंभ क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहो ना तो लिख लेना, मैं भी बोलूंगा। यौनारंभ की मैं बात कर रहा हूं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्यूबर्टी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है पहले ये समझो, मतलब जब गायों के अंदर एक तरीके से उनके जन्नांग विकसित होने लग जाए, उस काल को हम क्या बोलते हैं, यौनारंभ या प्यूबर्टी बोलते हैं। और गायों में कब कितने समय में ये स्टार्ट होता है, फटाफट जल्दी से आंसर दे दो। तो गायों के अंदर यौनारंभ स्टार्ट होता है कब, 24 से 30 माह में। कब होता है भाई, 24 से 30 माह में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी में आना। इसके अलावा हम इस तरीके से बोलते हैं गर्मी में आना, हम बोलते हैं पाली में आना, बहुत सारे शब्द इसके लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये तो क्या हो गया, यौन आरंभ हो गया। आओ आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ टर्म, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य चक्र। अच्छा सर मध्य चक्र क्या होता है, अरे सब बताऊंगा। इसको हम बोलते हैं ईस्ट्रस, क्या बोलते हैं, ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्ट्रस साइकिल। और ईस्ट्रस साइकिल जो होता है एक गायों के अंदर कितने दिन का होता है भाई, 21 दिन का होता है। कितने दिन का होता है बोलो, 21 दिन का होता है। क्या होता है अभी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और टर्म आप समझ लो जिसको मैं बोल रहा हूं मध्यकाल। क्या बोल रहा हूं, मध्यकाल। और जो मध्यकाल होता है इसको
स्ट्रेस पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रेस पीरियड। और ये कितने दिन का नहीं, घंटों का होता है। कितने घंटों का? 18 घंटों का होता है। अरे बोलो कितने घंटों का होता है? 18 घंटों का। क्या? मध्यकाल। अब आओ समझो इन तीनों शब्दों को बड़े प्यार से। मैं पहला शब्द यहां पर ले रहा हूं मध्यकाल, जिसको स्ट्रेस पीरियड बोल रहा हूं। मध्यकाल क्या होता है? परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लेना। जब भी मादा पशु संभोग करने की इच्छा प्रकट करे उस काल को ही क्या बोलते हैं? मध्यकाल बोलते हैं। क्या बोला मैंने? जो मादा पशु होती है वो नर की तरफ आकर्षित होती है, उसके साथ संभोग करने की इच्छुक होती है, उस काल को ही क्या बोला जाता है? बोलो फटाफट जल्दी से। उसको मध्यकाल बोलते हैं। और ये मध्यकाल कितने घंटे का होता है? 18 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 18 घंटे का होता है। याद रखोगे। और जो सबसे बढ़िया जो समय होता है इसमें भी, वो कौन सा होता है? गर्भधारण का अंतिम समय होता है, जिसको हम डिहाइड्रेट्स बोलते हैं। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये तो हो गया मध्यकाल। अब एक और शब्द यहां पर आया कि सर मध्य चक्र क्या होता है? तो आओ समझो, दो मध्यकालों के बीच का जो समय है, ये देखो, ये मध्यकाल, ठीक है, ये रहा स्ट्रेस पीरियड। और ये भी 18 दिन, ये भी 18 दिन, सॉरी 18 घंटे। इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है मध्य चक्र। और ये 21 दिन का होता है। मतलब समझ गए कि प्रत्येक 21 दिन बाद मध्यकाल आएगा। तो ये टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ लेना। मैंने मध्यकाल आपको बता दिया, मध्य चक्र मैंने आपको बता दिया, यौनारंभ प्यूबर्टी आपको बताती है, श्वास दर, नाड़ी की गति, शारीरिक तापमान, गर्भकाल, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। याद कर लो अभी के अभी मेरे साथ। आओ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, है ना। स्क्रीनशॉट लेने में कोई कंजूसाई मत करना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप अभी नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, रजिस्टर है कि नहीं है, हो सकता है खेत में बैठे हुए हो, वहां रजिस्टर नहीं लाया, सर मैं कैसे लिखूं, तो स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में लिख लेना। आजा भाई बालक, आगे बढ़ते हैं। ये अभी गाय का बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। अभी गाय की नस्लें स्टार्ट नहीं हुई, आपके सिलेबस में नस्लें हैं, ये तो उसके पहले की कहानी है। और कहानी जब आपको समझ में आ जाएगी ना, तो गारंटी देता हूं आपको सब कुछ समझ में आएगा, आगे पढ़ने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाय का दुग्ध काल। मैं किसकी बात कर रहा हूं सर? ये दुग्ध काल क्या होता है? अरे ये होता है लैक्टेशन पीरियड। क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड। सर दुग्ध काल समझ नहीं आया। मतलब गाय जब ब्याएगी ना, जरूर ब्याएगी, और ब्याएगी तो दूध देगी, सीधी सी बात है। अब वो कहां तक दूध देगी? तो जहां तक दूध देगी उतने दिन को ही तो लैक्टेशन पीरियड बोलेंगे, उतने दिन को ही दुग्ध काल बोलेंगे। मतलब ऐसा काल जिसमें गाय दूध देती हो, ठीक है। तो कितने दिन तक दूध देती है भाई गाय? सर दूध देती है एक बार सुबह, एक बार शाम को। ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कितने दिन तक, तो 300 दिन तक। तो लैक्टेशन पीरियड गाय का क्या हो गया है? 300 दिन हो गया है। अब एक छोटा सा फंडा, एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग लगाना है, एक वर्ष में कितने दिन? सर 365 दिन। हाँ भाई बहुत अच्छी बात, 365 दिन। अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है आपसे, मैं बोल रहा हूं आप लोगों से कि गाय में सूखा काल कितने दिन का होता है? इसको हम बोलते हैं ड्राउट पीरियड। क्या बोलते हैं? ड्राउट पीरियड। अब सूखा काल का क्या अभिप्राय? अरे वो समय जब आपको आपके फ्रिज से दूध की थैली निकालनी पड़ेगी या दुकान से लानी पड़ेगी, मतलब उस समय आपके गाय दूध नहीं देगी, उसी काल को सूखा काल बोलेंगे, मतलब दूध नहीं देने वाला काल। अब एक बात बताओ, जब गाय 365 में से 300 दिन दूध दे रही है और लैक्टेशन पीरियड हो गया, तो बचे हुए दिन क्या होगा? सूखा काल। कितने दिन? आंसर दे दो फटाफट। इसी तरीके से आंसर आते रहे तो मजा आ जाएगा। 60 से 65 दिन का होता है। क्या समझ गए? सूखा काल। आओ आगे बढ़ते हैं। दूध की बात चल रही है तो दूध से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। एक बात बताओ मुझे, जो गाय का दूध होता है इसमें फैट कितना होता है? वसा की मात्रा कितनी होती है? आओ देखो जो गाय है, गाय, इसमें मैं बात कर रहा हूं दूध में वसा। किसमें वसा? दूध में वसा। अब दूध में जो वसा है, ये दो गाय मैंने आपको बताई है, एक तो देसी विदेशी, तो दोनों का अलग अलग होगा, सीधा सा फंडा है, तो दोनों का अलग अलग बता रहा हूं मैं आपको। अगर गाय है देसी तो इसके दूध में जो फैट होगा ये होगा मेरे दोस्त 4.7%। कितना होगा? 4.7% होगा। और अगर आपके गाय विदेशी हैं, बिना कुबड़ वाली, बॉस टॉरस,
तो इसके दूध में फैट होगा 3.5%। बात समझ में आ रही है? मतलब इसमें वसा कम होगा जबकि इसमें वसा की मात्रा ज्यादा होगी। बोलो बात समझ में आई? अब दूध की चर्चा कर रहे हैं तो दूध के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको करवा ही देता हूं। देखो, आपने देखा होगा गाय के दूध का रंग, देखा है दूध का रंग। अच्छा, दूध का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है लेकिन हल्का पीला भी होता है। अब देखो, एक तो देसी गाय है, जो देसी गाय है इसके दूध का रंग कैसा होगा? तो पीला होगा। अच्छा, विदेशी गाय के दूध का रंग क्या होगा? तो हल्का पीला होगा, मतलब थोड़ा कम पीला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैरोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। आप सबको पता होगा कि दूध में जो पीलापन होता है किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। तो आ जाओ, मैं बात कर रहा हूं रंग की। अगर रंग कैसा है? पीला है, पीलापन है। क्या है भाई? पीलापन है। तो पीलिया नहीं हो रहा, मतलब उसमें कैरोटीन की मात्रा है। किसकी मात्रा है? कैरोटीन की वजह से दूध का पीला रंग होता है। और अगर सफेद है मेरे दोस्त तो क्या होगा? खून की कमी नहीं है, मतलब उसमें केसीन की मात्रा है। क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, दूध का सफेद रंग केसीन की वजह से, दूध का पीला रंग कैरोटीन की वजह से, गाय के घी का पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है। एक एक चीज, एक एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ये बात हो गई दूध की। आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात कर लेते हैं गायों में बच्चा देने की उम्र। ठीक है, बच्चा देने की उम्र, हेडिंग लगाना, बच्चा देने की उम्र की मैं चर्चा कर रहा हूं। सर बच्चा देने की भी उम्र होती है? हाँ बिल्कुल होती है। देखो इधर, अगर गाय कैसी है? देसी गाय है, तो देसी गाय मतलब प्रथम बार ब्यात, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, प्रथम ब्यात है ना। यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लो, साइंस टर्म यूज करो। प्रथम ब्यात की मैं बात कर रहा हूं। अगर देसी गाय है तो पहली बार कब भी आएगी? ये भी आएगी 3 वर्ष 6 माह में। कब भी आएगी मेरे दोस्त? 3 वर्ष 6 माह में भी आएगी। और अगर सर क्या, अगर विदेशी गाय है तो 2 वर्ष 6 माह में भी आएगी। कब भी आएगी? 2 वर्ष 6 माह में। और अगर सर संकर हैं, सर संकर कौन? अरे संकर गाय है, संकर गाय, तो फिर ये भी आएगी 18 से 24 माह में। बोलो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये ब्यात भी आपकी हो गई। याद रखना, एक एक शब्द को अच्छे तरीके से, कुछ भी समझ में नहीं आए तो वीडियो बैक लेके दोबारा देख लेना या नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको आंसर दिया जाएगा। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से। लो मैं साइड में हट जाता हूं, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। अब आओ आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे। सर चर्चा तो कर ही रहे हो आप गाय की, लेकिन अब चर्चा करेंगे। एक बात बताओ, जब आप गाय लाते हो तो उसको बांधते हो या ऐसे किसी के खेत में छोड़ देते हो? अगर किसी के खेत में छोड़ते हो ना तो बहुत गलत आप कर रहे हो। ठीक है, आओ इससे एक क्वेश्चन आपका आता है, स्थान क्या आता है? स्थान। अच्छा कौन सा स्थान? बांधने का स्थान की बात कर रहा हूं। गाय को बांधते हैं ना, रस्सी से बांधते हैं। ठीक है, अगर बंद स्थान है और खुला स्थान है, इस तरीके से पूछा जाएगा। आपको पता है दिन में दोपहर तो हम कहीं पर भी, किसी के भी बाड़े में, किसी भी कल्टीवेटर पे, किसी भी ट्रैक्टर पे, खूंटे पे, कहीं पे बांध देंगे जहां काफी जगह हो। रस्सी भी फुल लंबी कर देंगे कि हाँ घूम जितना घूमना है तुझे। लेकिन रात को क्या ऐसा होता है क्या? रात को एक उसके लिए फिक्स जगह होती है। तो कितनी जगह होती है अकॉर्डिंग टू जो हमारे वेटेनरी है, साइंस है, इसके अकॉर्डिंग कितनी जगह की आवश्यकता पड़ती है? तो 2 स्थान बता दिए सर आपने यहाँ पे। एक तो बता दिया आपने कौन सा? बंद स्थान। बंद स्थान मतलब इसको इंग्लिश में क्लोज एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज एरिया। अगर बंद स्थान है तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगा कितना स्पेस? 3.5 मीटर स्क्वायर। कितना होगा? 3.5 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर वर्ग फीट में भी बता दूं आपको, तो वर्ग फीट भी याद रख लेना। ये देखो वर्ग फीट, वर्ग फीट में लिखो इसको, ऐसे लिखोगे 20 से 30। क्या लिखोगे? 20 से 30 वर्ग फीट, वर्ग फीट की आवश्यकता होगी। समझ गए? और मीटर स्क्वायर में बता दिया 3.5 मीटर स्क्वायर। कौन सा एरिया? ये बंद एरिया है, मतलब कम जगह। लेकिन अगर खुला स्थान है, कौन सा स्थान है? खुला स्थान। अब आप समझ गए होंगे, ओपन एरिया की बात कर रहा हूं। ओपन एरिया तो जगह ज्यादा चाहिए। कितनी जगह चाहिए? तो जस्ट इसका डबल कर देना, 7 मीटर स्क्वायर एरिया की आवश्यकता पड़ेगी। और सर वर्ग फीट में बता दो, लिख लो भाई 80 से 100 वर्ग फीट की आपको क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ने वाली है खुले स्थान के लिए। सर गाय भी बांध दी, दूध भी निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, अब बचा क्या है? तो देखो यार, अभी गायों की जो हालत है,
वो बहुत ज्यादा खराब है। आपने देखा होगा कि गायें गांवों से निकल खराब है। आपने देखा होगा कि गायें गांवों से निकल निकल के शहरों में आ रही है, जो कचरे के जो डिब्बे होते हैं वहां पर कचरा खा रही है, कचेरों की दुकान पे कचौरी खाने के बाद जो कागज होता है उसको खा रही है, थैलियां खा रही है, चप्पल खा रही है, पॉलीथीन खा रही है। गांव में जो रेवड़ी होती है उस पर जो कूड़ा करकट होता है उसमें से पता नहीं जाने क्या ढूंढ ढूंढ के खा रही है। क्यों खा रही है, इसका रीजन आप सब जानते हो, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो देखो, इंसानों में भी ऐसा देखा गया है, गर्ल्स में अक्सर ऐसा होता है, भाई बुरा मत मानना यहाँ पर कोई हो तो, मतलब जैसे कि चौक खाते हैं बहुत सारे बच्चे। पहले तो ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, आजकल व्हाइट बोर्ड हो गए, अब आजकल डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं, ठीक है, अपना व्हाइट ही है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे तो चौक से लिखा करते थे, याद होगा आप सबको, बत्ती चौक ऐसे चुक 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 करके लिख रहे हैं, पाउडर नीचे आ रहा है, जो बच्चे सामने बैठे हैं उनकी आंखों पे पाउडर लग रहा है, पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे चौक खाते हैं गाँव में। लड़कियां, औरतें, आदमी बानी खाते, बानी जानते हो ना, राखी, जिससे बर्तन साफ करते हैं, चमक जाते हैं, चमाचम, मतलब विन से भी ज्यादा बर्तन चमकते हैं उससे। तो देखो, बानी खाते हैं, रीजन क्या होता है? क्योंकि उनके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियां कमजोर होती है। और ऐसा होने पर जो गाय है, ठीक है, वो तो क्या खाती है, मतलब गायों में कैल्शियम की कमी नहीं होती, गायों में किसी और की कमी होती है, ये इंसानों के अंदर बता रहा हूं। अगर गायों में ऐसा होता है कि गाय पॉलीथीन खा रही है, कूड़ा करकट खा रही है, इसका मतलब उसकी हड्डियां कमजोर हो चुकी है और उसकी हड्डियों में फॉस्फोरस की कमी हो गई है। किसकी कमी हो गई है? फॉस्फोरस। तो लिख लो यहां पर, गाय में कूड़ा करकट खाना, या सीधा सीधा मैं थैलिया लिखता हूं, अधिकतर थैलिया खाती है, ठीक है, थैलिया खाना मतलब किसको प्रकट करता है? तो याद रखना, फॉस्फोरस की कमी को बता रहा है। किसकी कमी को बता रहा है भाई? फॉस्फोरस की कमी किसके अंदर हो गई है? गाय के अंदर हो गई है। आई होप आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ये सारा का सारा समझ में आया होगा। ये गाय का क्या था? ये गाय का बेसिक इंट्रोडक्शन था। अगर आपको समझ में आया हो ना, तो जो भी जितने भी बच्चों ने वीडियो देखा है, मैं सबसे चाहूंगा कि आप सब वीडियो को जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक यार मेरे अंदर, पता है ना, ऊर्जा पैदा करता है, और जितनी ऊर्जा पैदा होगी उतना आपको ही फायदा होगा। तो बस आपको लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करो, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अरे रुको, वीडियो खत्म नहीं हुआ, ऐप डाउनलोड जिन्होंने नहीं किया है डाउनलोड कर लेना, जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लेना, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकल वीडियोस आपको मिलते हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है। इन सब जगह से आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट जेट का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उसकी प्राइस 4,999 रुपए है। किसी को भी कोई भी, हाँ एक और बात, आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, वीडियो कैसा लगा, बुरा, अच्छा, अपना अपना ओपिनियन जरूर दे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। और अगर कुछ नहीं देना है तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे, ठीक है। आओ, इसके अलावा कुछ बता रहा था आई थिंक मैं आपको, हाँ, जो जेट का कोर्स है जेट 2022, इसकी जो प्राइस है 4,999 रुपए है। जिनको भी लेना है परचेस कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी पूछना हो 7665686175 इस पर क्या करें, व्हाट्सएप करें। भाई कॉल कम से कम करने की कोशिश करना, लेकिन व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप में मैं आपका जरूर इसमें रिप्लाई दूंगा। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय।